नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के मुखिया मोहन भागवत से। मोहन भागवत, आप बताइए कि जो चील कवर कुत्ते जिनकी लाशों को नदियों में खा रहे थे और नदी किनारे जो कब्र बने हुए रेत में उनमें से निकालकर कुत्ते और जंगली जानवर खा रहे थे, ये बताइए कि क्या ये पाकिस्तान की घटना है कि अफगानिस्तान के बांग्लादेश की या संघ परिवार के राज में ऐसी घटना घटी है? और वहां पर्दा लगा देते हैं, बताते हैं हम आसाम में गए, इतनी कायर सरकार है। अरुणाचल में सड़क का उद्घाटन करने पर भी असम बताती हो, और जो कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के बगैर लोग मर गए उसमें ना बोलती हो, और जो हमारे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 12 के तहत 4-4 लाख रुपए देने का प्रावधान है उससे ना करती हो, और जिस एनआरसी से पूरा असम बर्बाद हो गया उस एनआरसी को पूरे देश में लागू करने की बात करती हो, और षड्यंत्र के तहत हिंदू और मुसलमान बनाने का खेल करती हो। इससे हम और आप सबको सचेत रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत, और आप सब देश के करोड़ों लोगों ने देखा कि किस तरीके से ईद के दिन देश में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने असम में एनआरसी और सीएए के पक्ष में वकालत की। न केवल वकालत की बल्कि एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि मुसलमानों ने 1930 में अपनी आबादी बेतासा बढ़ाई है। यह संयोग है कि प्रयोग है कि ईद के दिन एनआरसी और सीएए के पक्ष में बोलने वाले संघ प्रमुख, इससे पहले आपने देखा 2 जुलाई को जिस दिन फ्रांस ने न्यायिक जांच का गठन करके न्यायिक जांच शुरू की थी राफेल में दलाली को लेकर के, ठीक उसी दिन वही मोहन भागवत संघ प्रमुख ऐलान करते हैं कि वो 4 जुलाई को गाजियाबाद में आरएसएस से जुड़े मुस्लिम मंच को संबोधित करेंगे। उस दिन वो संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? मोहन भागवत दावा करते हैं पूरे भारत में सबका डीएनए एक है। और यही नहीं, तब मोहन भागवत दावा कर रहे थे कि हमारे देश में मुसलमानों को देश से जाने की बात करने वाले हिंदू नहीं हो सकते हैं। जो गाय पूजनीय चीज हो सकती है कि गाय के नाम पर हत्या करने वाले हिंदू नहीं हो सकते हैं, वही मोहन भागवत। इससे पहले भी मोहन भागवत प्रकट हुए थे। मैं जिक्र कर रहा हूं मई का। 14 मई को दैनिक भास्कर के पत्रकारों की एक बड़ी टीम ने जो गंगा में कोरोना महामारी में अंतिम संस्कार के बगैर जो हिंदुओं की हजारों लाशें नदी में तैर रही थे, जिन्हें चील कौवे कुत्ते खा रहे थे, मछलियां खा रही थी, 1140 किलोमीटर की गंगा की यात्रा करके 2000 शवों की जो गणना थी वो उजागर की थी, और दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से इसको प्रकाशित किया था। यही नहीं, आप सब लोगों ने देखा कि कुंभ का आयोजन कोरोना महामारी के बीच में करने पर, और जो पूरे देश भर के 90 लाख लोग कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच में हरिद्वार में डुबकी लगाने में शामिल हुए थे, तो मैं बताना चाहता हूं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव के प्रोफेसर वैज्ञानिक रमेश चंद्र दुबे ने दावा किया था, अपने शोध में यह बात उजागर की कि पानी में कोरोना का वायरस लंबी अवधि तक जिंदा रहता है। तब भी मोहन भागवत संघ प्रमुख अवतरित हुए थे, और मोहन भागवत ने कहा ये टीवी और अखबारों में जो आपके जानकारों की 5-10 लोगों की जान चली गई है कोरोना महामारी से, इससे विचलित होने का, भयभीत होने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप सब लोगों से इन सब 3 चीजों पर बात करना चाहता हूं। एनआरसी को लेकर के, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर के, असम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब एनआरसी हुई, इस पर 1650 करोड़ रुपए खर्च आया, और 1650 करोड़ रुपए खर्च आया 3 करोड़ 50 लाख लोगों की एनआरसी कराने पर। हमारे देश के अंदर आपने देखा कोरोना महामारी में लोगों की जांच कराने के लिए सरकार के पास जांच किट के लिए पैसा नहीं था। हमारे देश के कोरोना में जान गंवाने वाले जो एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी आर्थिक कमी के कारण। आपने देखा कि हॉस्पिटलों में दवा नहीं मिल पा रही थी, कोरोना मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, निर्धनता के कारण। देश में सरकार गरीब है, और
हॉस्पिटल में बेड पर दवा नहीं मिल पा रही थी और ऑक्सीजन नसीब नहीं हो पा रहा था। बगैर ऑक्सीजन के, बगैर उपचार के, बगैर दवा के, एम्बुलेंस के इंतजार में और बगैर जांच के देश में लाखों लाख लोगों की जान चली गई। ऐसे निर्धन देश में मात्र 3.5 करोड़ की आबादी का एनआरसी कराने के लिए 1650 करोड़ रुपए का खर्च आने के बावजूद भी एनआरसी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले भी खुश नहीं है। जो एनआरसी के पक्षधर थे वो भी खुश नहीं है, जो एनआरसी के विरोध में थे वो भी खुश नहीं है। आज भी असम के अंदर 19,06,657 लोग जो एनआरसी से बाहर रह गए हैं, उनमें आधी आबादी हिंदुओं की भी है। यह कह देना कि हमारे देश के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में के तहत सिर्फ मुसलमानों को, सिखों को, ईसाई, बौद्ध, जैनों को ही परेशानी होगी, ये सोचना भी गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो पीढ़ियों दर पहले असम चले गए थे, उनके पास 1951 की एनआरसी नहीं थी, उनके पास वहां पर मतदाता सूची जो मांगी गई 24 मार्च 1971 की, वो सूची उनके पास नहीं थी। जमीन के कागजात के रिकॉर्ड उनके पास नहीं थे। नागरिकता प्रमाण पत्र उनके पास नहीं था। अस्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र उनके पास नहीं थे। सरकार द्वारा जारी किए गए लाइसेंस उनके पास नहीं थे। बैंक या पोस्ट ऑफिस में उनके इतने पुराने खाते नहीं थे। जन्म प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध नहीं थे। राज्य में शैक्षणिक बोर्ड से लेकर के या विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र उनके पास नहीं थे और उनके पास जमीन के भी रिकॉर्ड नहीं थे, पासपोर्ट नहीं था। इन सब चीजों के कारण जो लोग वंचित रह गए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को, क्योंकि ये संघ परिवार की सरकार देश के अंदर है, जैसा चाहे देश को उस तरीके से हाँक रही है, चला रही है। लेकिन मैं जरा जानना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, और जिन दस्तावेजों का मैं जिक्र कर रहा हूं ये भी उनके पास उपलब्ध है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे देश में करोड़ों की आबादी है जो घुमंतु जाति के लोग हैं, आज यहां कल वहां, उनके पास भी शायद ऐसे दस्तावेज न हो। और हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है जो बेघर है, भूमिहीन है, तमाम उनके पास कुछ है नहीं। वो ऐसे लोग कहां से और कैसे अपनी नागरिकता को सिद्ध करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पूरे खेल को आपको समझना पड़ेगा। जब सरकार की असफलता के कारण लोग कोरोना में बगैर जांच के, बगैर दवा के, बगैर उपचार के, बगैर ऑक्सीजन के लाखों लाख लोग मर गए, तब मोहन भागवत अवतरित होते हैं। जब हमारे देश में फ्रांस के साथ राफेल सौदे की दलाली को लेकर के न्यायिक जांच की बात उजागर होती है, फ्रांस सरकार न्यायिक जांच का गठन कर देती है, तब मोहन भागवत उजागर होते हैं। और अब जब हमारे देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा का विषय मैं बार बार कहता रहा हूं, चर्चा होनी चाहिए कि हमारे देश में जब दूसरी लहर दस्तक दे रही थी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश के नागरिकों की प्राणवायु, ऑक्सीजन 9,500 मीट्रिक टन विदेशों को क्यों बेची? हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर का गठन करके अरबों अरब रुपए उसमें जमा किया गया, लेकिन देशवासियों को न कोरोना की जांच कराई गई, न देशवासियों को हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई, न देशवासियों को हॉस्पिटल पहुंचने पर बेड उपलब्ध कराए गए, और न देशवासियों को हॉस्पिटलों में और घरों में क्वारंटीन रहते हुए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। और अब तो संसद में भी कह दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। तो मेरे दोस्तों, जिन अहम मुद्दों पर सवाल होना चाहिए, दूसरा अहम सवाल ये कि क्या कारण है कि हमारे देश का भूगोल चीन ने बदल दिया है, पूरा कब्जा कर लिया उसने। डोकलाम से लेकर के आपको बताता हूं, अरुणाचल के भाजपा के सांसद ने संसद के अंदर दावा किया था कि चीन ने बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। मैं संसद में इसलिए इस बात को रख रहा हूं ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी मेरे नाम पर थूकना ना शुरू कर दे कि मैंने ये बात संसद के अंदर नहीं उठाई है। सवाल उठना चाहिए था कि एन कोरोना काल के बीच में 3 काले कृषि कानूनों को ला करके देश के
खेती किसानी और देश की व्यवस्था को चौपट करने का षड्यंत्र क्यों किया गया। और आपको बताना चाहता हूं, चर्चा होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने संसद में वादा किया था कि एमएसपी थी, एमएसपी और एमएसपी रहेगी, लेकिन देश के किसानों को यह सब नहीं मिल पा रहा है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि एनआरसी और सीए के मामले को आगे बढ़ा करके, क्योंकि अब इनके हाथ से तमाम बाजी निकल चुकी है। अब इनको एक बात समझ आ गई कि जिस प्रकार हजारों हजार हिंदुओं का अंतिम संस्कार के बगैर उनके परिजनों के शवों को चील कवर कुत्ते खा रहे थे, उनका वोट इनको मिल पाना संभव नहीं है। जिस तरीके से संसद के अंदर सरेआम नरेंद्र मोदी की सरकार ने दावा कर दिया है कि ऑक्सीजन के बगैर कोई जान नहीं गई है देश के नागरिकों की, इससे भी बड़ी छिछालेदारी मोदी सरकार की होने वाली है। और आखिरकार ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और तमाम जिन राज्यों में चुनाव की तैयारी होने वाली है, वहां फिर हिंदू मुसलमान कराने के लिए एनआरसी और सीए की बातें उठा रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो सरकार कह रही है कि हम सीए इसलिए ला रहे हैं कि ताकि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो गैर मुसलमान हैं उनको हम इंसाफ दिला सके अगर उनका अत्याचार हो रहा हो। जरा हम सब जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के मुखिया मोहन भागवत से, मोहन भागवत आप बताइए कि जो चील कवर कुत्ते जिनके लाशों को नदियों में खा रहे थे और नदी किनारे जो कब्र बने हुए रेत में उनमें से निकालकर कुत्ते और जंगली जानवर खा रहे थे, ये बताइए कि क्या ये पाकिस्तान की घटना है कि अफगानिस्तान के, बांग्लादेश की या संघ परिवार के राज में ऐसी घटना घटी है। मेरे दोस्तों, इन लोगों ने, और यही नहीं, सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह भी है कि 50 लाख के करीब हमारे देश में जिन कोरोना के कारण जिन लोगों की जान चली गई, उनके परिजनों को जो 4-4 लाख रुपए दिया जाना चाहिए कानूनी तौर पर, मोदी सरकार उससे भी आनाकानी कर रही है। और दुख और अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के में बैठे न्यायाधीश भी कह रहे हैं कि हम सरकार के ऊपर छोड़ते हैं कि सरकार किस तरीके का देगी। हमारे देश के अंदर 2005 में आपदा प्रबंधन की अधिनियम की धारा 12 के तहत बड़ा साफ है कि महामारी में जान गंवाने वाले के परिवारों को 4-4 लाख रुपए दिया जाएगा। इन सब चीजों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब 3.5 करोड़ लोगों की आबादी पर एनआरसी के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च हो, 52,000 कर्मचारी उसमें काम करें, तो कल्पना कीजिए कि 139 करोड़ की आबादी की एनआरसी पर कितना खर्च देश को उठाना पड़ेगा। जहां भारत में न लोगों को टीका लगा पा रही है सरकार, न दवा दे पा रही है, न उपचार के लिए बेड दे पा रही है, न कोरोना की जांच करा पाई है, और जो करोड़ों करोड़ लोगों की जिनकी रोजी रोटी छीन चुकी है उनको आर्थिक मदद भी नहीं पहुंचा पा रही। हालांकि आपने देखा होगा कोरोना की पहली लहर में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। एक एक परिवार को यदि ईमानदारी के साथ में मोदी सरकार पैसा का वितरण करती तो 80-80 हजार रुपए से ज्यादा एक एक परिवार को आर्थिक राहत हमारे देश में के नागरिकों को मिलने वाली थी। वो 80-80 हजार रुपए की जगह सरकार कुछ राशन दे करके मामले की इतिश्री कर रही है। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी के बीच में 3 गुना कीमत पर पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर बेचा जा रहा है। तब इन साहब अहम सवालों पर सवाल होना था। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे देश में आपने देखा होगा जिस समय ज्वलंत सवाल है, उसी समय हमारे देश में इजरायली कंपनी के द्वारा जो जासूसी कराई गई है उस जासूसी का भी ऐसे समय पर खुलासा हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि मोदी सरकार संघ परिवार ये चुनौती दे रहा है कि हाँ, हमने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की जासूसी करा करके मनवाफिक फैसला कराया, आप देखते हैं कि आप विपक्ष क्या कर सकता है। हमने जरूर चुनाव आयुक्त कि जासूसी करा करके चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बचाया। देखते हैं विपक्ष क्या कर सकता है। हाँ, हमने विपक्ष के राहुल गांधी की जासूसी करा करके दोबारा से भाजपा गठबंधन को चुनाव जिता करके सरकार बनाई है। देखते हैं कि विपक्ष क्या कर सकता है। और हमने भारत के 40 से ज्यादा पत्रकारों की जासूसी कराकर उन्हें गोदी मीडिया, जिसको समझते हैं गोदी मीडिया में तब्दील कराया। देखते हैं कि भारत के नागरिक क्या करते हैं, भारत के विपक्ष के दल क्या करते हैं। और हाँ, हमने देश में नौकरशाह और सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों की भी जासूसी कराई है। देखते हैं कि वह मंत्री और संतरी क्या करते हैं। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि इजरायली कंपनी जो जासूसी करती है, वो जासूसी का उनका जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ सरकार को देती है। और सरकार मोदी सरकार ने हमारे देश के अंदर
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके रंजन गोगोई जासूसी करा करके अपनी इच्छा के मुताबिक फैसले कराए हैं और अशोक लवासा चुनाव आयुक्त को की जासूसी करा करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव आचार संहिता के अपराध से बचाया है और राहुल गांधी की जासूसी करा करके भाजपा को सफल बनाया है और पत्रकारों की जासूसी करा करके देश को बंधुआ मजदूर बनाया है और देश में 3 कृषि कानून काले ला करके देश के किसानों को कंगाल बंधुआ और देशवासियों को उपभोक्ताओं को लूटने के लिए कानून लाया गया और एमएसपी की गारंटी न देने का भी यह काम कर रहे हैं। और हमारे देश में कोरोना महामारी से देश को बचाने के बजाय कोरोना फैलाने का भी षड्यंत्र मोदी सरकार संघ परिवार ने किया है। इन सब लोगों को, इन सब बातों को आप जानते हैं वो किस तरीके से। मैं फिर कहना चाहता हूँ एक बार कि 30 जनवरी 2020 को एक ही मामला भारत में था। यह नालायक सरकार तब देश को कोरोना महामारी से फैलने से नहीं बचा पाई है। अब तो देश में लाखों लाख मामले हैं, 50 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब तो ऊपर वाले के भरोसे है कि देश से कोरोना कैसे खत्म होगा, इसमें आपकी अधिक भूमिका रहती है। इस नालायक सरकार से उम्मीद करना व्यर्थ है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि एनआरसी पर अकेले असम में 3.5 करोड़ की आबादी पर 1600 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आया है पूरे देश भर की एनआरसी कराने पर, और इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और परेशानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबको आनी है। और सबसे बड़ी परेशानी हमारे देश के भूमिहीनों को, हमारे देश के घुमंतु जाति के और हमारे देश के बेघर लोगों को आने वाली है, जिनकी संख्या करोड़ों करोड़ की है। उन सब से मैं अपील करता हूँ कि देश में संघ परिवार के इस षड्यंत्र से जो आप हमारे देश के लोगों को जो रोजी रोटी, जो नारा था इनका, सबको 15 लाख रुपए देंगे, सबके अच्छे दिन लाएंगे, हर साल 2-2 करोड़ को रोजगार देंगे, किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, इन सब में असफल रही। और कहा था कि हम चीन और पाकिस्तान को लाल आंख करके डराएंगे। पहली बार आजादी के 7 दशक बाद हुआ। पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, जो उसने हमारा हिस्सा कब्जा कर रखा है, उसको राज्य का दर्जा दे दिया है। और हमारे देश का रक्षा मंत्री सड़क का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं राजनाथ सिंह अरुणाचल में, और वहां पर्दा लगा देते हैं, बताते हैं हम आसाम में गए। ये इतनी कायर सरकार है कि अरुणाचल में सड़क का उद्घाटन करने पर भी असम बताती हो। और जो कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के बगैर लोग मर गए उसमें ना बोलती हो। और जो हमारे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 12 के तहत 4-4 लाख रुपए देने का प्रावधान है, उससे ना करती हो। और जिस एनआरसी से पूरा असम बर्बाद हो गया, उस एनआरसी को पूरे देश में लागू करने की बात करती हो और षड्यंत्र के तहत हिंदू और मुसलमान बनाने का खेल करती हो। इससे हम और आप सबको सचेत रहना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।